हेलो बच्चों, इस वीडियो पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब तक हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए ऊपर काम किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कि पॉइंट चार्ज के केस में कूलम्स लॉ वैलिड होता है। उस केस में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है KQ/R²। अगर Q चार्ज एक पॉइंट चार्ज है और उससे R डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, तो KQ/R² है मेरा पॉइंट चार्ज के केस में। अगर मान लो कि इस दुनिया में पॉइंट चार्ज जैसा कोई चीज़ नहीं होता, वो हाइपोथेटिकल होता है। दुनिया में हर चीज़ एक्सटेंडेड बॉडीज के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक छोटा सा स्टिक हो गया, एक बॉल हो गया, बॉल को आप स्पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक स्टिक को आप एक वन डायमेंशनल फिगर की तरह ट्रीट कर सकते हो। वैसे ही तरह तरह के एक्सटेंडेड बॉडीज़ के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उन केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। बहुत ही छोटा चार्ज, छोटा मास हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी चीज़, मान लो कि एक वन डायमेंशनल फिगर के तौर पे एक स्टिक को इमेजिन कर सकते हो, एक बॉल को इमेजिन कर सकते हो स्फेयर के फॉर्म पे। वैसे ही तरह तरह के एक्सटेंडेड बॉडी के केसेस में जो भी मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कैसे आ रहा है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले हम लेंगे क्या, एक मान लो कि एक छोटा सा स्ट्रिक है, ठीक है, फॉर वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहले देखेंगे कि एक छोटा सा स्टिक है जिसका लेंथ है L। ठीक है, छोटा सा स्टिक है जिसका लेंथ है L। तो उस स्टिक का एक्सिस के ऊपर x डिस्टेंस दूरी पे और a डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे। हमें इस एक्सटेंडेड बॉडी के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं हो, कुछ क्या होता है वो हमें नहीं मालूम, पर हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है कि इस एक्सटेंडेड कूलम्स लॉ में मालूम है कि एक पॉइंट चार्ज अगर है तो उसके केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², वायर Q चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड होता है ना, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इस पहली दफा में हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा उसको डिराइव करने के लिए पहले इस चीज को हमें पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो हमने लिया क्या, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से एक x डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है, उस पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे एक छोटा सा मास, छोटा सा लेंथ हमने ले लिया dx। ठीक है, x डिस्टेंस दूरी पे dx लेंथ का एक छोटा सा चार्ज का पोर्शन ले लिया। dx इतना छोटा है कि dx को हम एज ए पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, dx इतना छोटा है कि dx को हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका ये लेंथ के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये जो कॉन्टिन्यूअस, ये इसका जो लेंथ है, एक चीज क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब हर यूनिट लेंथ पे बराबर चार्ज रखा गया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बराबर हर टाइम हो, अगर चार्ज चेंज हो रहा है उस केस में भी हम फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर ये सिंपल कंडीशन है जिधर बोला गया है कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल है। तो
हमें पता है कि L डिस्टेंस पे ये टोटल चार्ज को हमने मान लिया कैपिटल Q, ठीक है। कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज इनसाइड द बॉडी सरफेस। चार्ज रिसाइड्स ऑलवेज सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। चार्ज बॉडी के अंदर नहीं रहता, बॉडी के सरफेस में रहता है, ठीक है। वो आपको मालूम पड़ेगा जब हम लोग बाद में पढ़ाई करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमेशा बॉडी के सरफेस में चार्ज रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट इंसुलेटर वो एक अलग केस है, उसको केस को छोड़िए, अभी ये चीज को देखिए। तो एल डिस्टेंस के जो लेंथ है, वो लेंथ के ऊपर हमें ए पॉइंट पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ए पॉइंट में हमें कैपिटल ए पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एल लेंथ का टोटल चार्ज है Q, ठीक है। एल लेंथ का टोटल चार्ज है Q, तो पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q/L। तो हम लिख सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो होता है पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, उसको ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो उसका नाम हम दे सकते हैं Q/L, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। और लैम्डा हर वक्त हर लेंथ के लिए कांस्टेंट है। हर छोटा छोटा लेंथ अगर ले ले, उसके केसेस में लैम्डा अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ पे स्थित होगा, ठीक है। यही लैम्डा का डेफिनेशन है कि अगर पर यूनिट लेंथ बराबर हर चीज को काटे, एक टोटल एल लेंथ को काटे, तो हर लेंथ में आपको बराबर चार्ज मिलेगा। यही इसका डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि dx जो अमाउंट है, dx के ऊपर अगर मैंने मान लिया कि dq चार्ज है, लेट्स एज्यूम इनसाइड dx पोर्शन amount of charge present is dq, ठीक है। dx रीजन पे dq चार्ज स्थित है, dx रीजन पे dq चार्ज स्थित है, ठीक है। इनसाइड dx पोर्शन देयर इज ए चार्ज प्रेजेंट dq, ठीक है। तो dx अमाउंट के ऊपर चार्ज है dq, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, dq/dx, ठीक है। तो सिमिलरली इसको ही हम लिख सकते हैं कि लैम्डा, क्योंकि dx रीजन पे अगर dq चार्ज है तो पर यूनिट लेंथ पे फिर से आ जाएगा dq/dx, और फिर से वही डेफिनेशन है लैम्डा का, ठीक है। तो ये लैम्डा हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो हमें ये जो कूलम्ब्स लॉ को लाने के लिए पॉइंट चार्ज की जरूरत था। पॉइंट चार्ज मतलब dq, ठीक है। dq इतना छोटा चार्ज है, उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो dq पाने के लिए हमें लैम्डा की जरूरत है, और QL दोनों कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, और वेरिएबल दो है, dq एंड dx। तो पहले हम कूलम्ब्स लॉ से इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बच्चों एक बार ध्यान से देखो कि dx रीजन की वजह से a पॉइंट पे, अगर मान लो dx एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो पॉइंट चार्ज की वजह से a पॉइंट पे कितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ड्यू टू dq चार्ज विल बी, मान लो कि इसको मैंने d नाम दीजिए, ठीक है, क्योंकि टोटल ये छोटा सा चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो बहुत छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया मैंने d। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू k dq/x²। किसी को कोई दिक्कत की होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड का फॉर्मूला का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है k dq/x²। तो d का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा मेरा k dq/x²। अब dq की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा dx, dq की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा dx, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये लैम्डा dx क्यों लिखा, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो ओनली वेरिएबल इज x, ठीक है। देखो वेरिएबल हमने कैसे चूज किया, x डिस्टेंस दूरी पे dx रीजन लिया। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि इस लेंथ के रेस्पेक्ट में ये लेंथ बहुत छोटा है, तो हमने एक वेरिएबल पे ले लिया। ऐसे ही डिफरेंशिएशन का हर एक चीज सॉल्व होता है, क्योंकि ये लेंथ के रेस्पेक्ट में ये लेंथ बहुत छोटा है,
अगर इसको हमने x माना तो इसको हमें उसका एक पोर्शन, उसका एक छोटा सा वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे फॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फाइंड आउट करना है तो विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू किधर से किधर, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू dx बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम a टू a प्लस l। देखो हमने इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्यों लिया, क्योंकि x कितना दूर से कितना दूर पे चार्ज है बताओ। इधर से मिनिमम a डिस्टेंस पे चार्ज है, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल का लोअर रेंज कितना है a से सबसे नियरेस्ट पॉइंट कितना है a। चार्जेबल बॉडी का नियरेस्ट पॉइंट है a स्मॉल a, और फार्दर पॉइंट कितना है a प्लस l। तो हमें लोएस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट तक जाना है, क्योंकि ये dx रीजन उन दोनों के बीच में है। तो ये जो इंटीग्रेशन के वेरिएबल है, ये वेरिएबल इधर से लेके इधर तक होगा, ये और नो। तो e विल बी के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर a बाई a प्लस l। तो के क्यू बाई माइनस 1 बाई एक्स a प्लस l बाई a। तो e विल बी इक्वल्स टू के क्यू 1 बाई a माइनस 1 बाई a प्लस l। के क्यू 1 बाई a प्लस 1 माइनस 1 बाई a प्लस l। तो आएगा के क्यू l बाई a इंटू a प्लस l। तो ये हो जाएगा मेरा के क्यू एल बाई ए इंटू एल प्लस एल। अच्छा ये क्यू नहीं होगा, ये होगा सॉरी के नहीं होगा, ये लैम्डा होगा। ये क्या होगा, ये लैम्डा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये होगा मेरा लैम्डा। तो लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। तो लैम्डा एल की जगह हम लिख सकते हैं क्यू, तो हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल। के क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस एल, ये है मेरा अल्टीमेट फॉर्मूला। हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये जो एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस है r। तो इस सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r का, ठीक है, r का टोटल r की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वजह से सेंटर पे मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। सेंटर की वजह से इस चार्ज की वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही हमें अभी देखना है, ठीक है। तो मान लो कि अभी फिर से ये फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम एक कूलम्ब्स लॉ का ही सहारा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ, उस कूलम्ब्स लॉ के सहारे हम चीज को देखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के लिए हमें चाहिए पॉइंट चार्ज। तो ये एक्सटेंडेड बॉडीज के केसेस में हमें इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए फिर से पॉइंट चार्ज के फॉर्म पे ले जाना पड़ेगा। तो पॉइंट चार्ज के फॉर्म पे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम सोचेंगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन से थीटा एंगल पे एक छोटा सा रीजन इमेजिन करेंगे जिसका लेंथ है डी थीटा, जिसका लेंथ है डी थीटा। थीटा से छोटी सी दूर पे एक लेंथ इमेजिन करेंगे जिसका रीजन होगा डी थीटा लेंथ इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये डी थीटा के ऊपर, डी थीटा इतना छोटा एंगल है, जो डी थीटा एंगल इतना छोटा है, जो डी थीटा के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इस चार्ज की वजह से ये डी थीटा को अगर इतना छोटा है तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। डी थीटा इतना छोटा है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और डी थीटा के ऊपर जो चार्ज है उसको हम फिर से बोलेंगे क्यू, डी क्यू, ठीक है। और टोटल चार्ज हम ले लेंगे क्यू, जितना चार्ज है मेरे पास उसको बोलेंगे क्यू। तो डी क्यू। और एक चीज इस क्वेश्चन पे फिर से बोल दिया जाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज कांस्टेंट।
लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा था, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस केस में हम देखेंगे कि फिर से वही लैम्डा को कांस्टेंट मान के हर काम करेंगे। ठीक है, तो डी थीटा एंगल पे हमारे पास चार्ज है डी क्यू, तो यूनिट एंगल पे मेरे पास चार्ज क्या होगा, डी क्यू बाई डी थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं लैम्डा। ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है बताओ। हाँ, टोटल चार्ज है मेरे पास क्यू, और टोटल मेरा एरिया कितना है बताओ। अच्छा, ये हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है, डीएल डीएल इसको हम मानेंगे डीएल। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो एंगल के ऊपर नहीं है ना, ये तो लेंथ के ऊपर है, और ये लेंथ को, छोटा सा लेंथ को हमने माना डीएल। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं आर डी थीटा, क्योंकि आपको पता है कि एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस इक्वल्स टू आर थीटा आपको पता होगा, सर्कल के फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू आर थीटा। अगर हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है, मान लो कि मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है जिसका एंगल है थीटा, और ये वाला मेरा रेडियस है आर, तो हमें पता है कि एस इक्वल्स टू हो जाता है आर थीटा। क्या होता है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, ओके, तो डी क्यू के आर डी थीटा टर्म्स की वजह से जो मेरा रीजन है लीनियर रीजन, उसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, तो यूनिट एरिया पे, यूनिट लेंथ पे मेरा चार्ज होगा डी क्यू बाई आर डी थीटा, डी क्यू बाई आर डी थीटा, विच विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, विच विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। तो 2 पाई आर रीजन, टोटल रीजन कितना है, टोटल रीजन है पाई आर, सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर सर्कमफरेंस का लेंथ होता है पाई आर, तो पाई आर रीजन पे मेरे पास टोटल चार्ज है क्यू, यूनिट लेंथ पे मेरा चार्ज हो जाएगा क्यू बाई पाई आर। ठीक है, और ये यूनिट चार्ज लेंथ पे जितना चार्ज होता है उसको ही हम बोलते हैं लैम्डा, तो क्यू बाई पाई आर इसको ही हम बोलेंगे लैम्डा। ठीक है, तो 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 हर एक कैलकुलेशन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि देखो ये डी क्यू रीजन की वजह से मेरे इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन पे होगा, और ये वाला एंगल को हम नाम देंगे थीटा, क्योंकि ये थीटा है। अब देखो ये एंगल भी हो जाएगा मेरा थीटा। तो इस ई का अच्छे से अगर देखोगे तो इस ई का दो कंपोनेंट आपको मिलेगा, ई का दो कंपोनेंट आपको मिलेगा, एक तो होगा ई कॉस थीटा, ई का ऐसे ई है ना, देखो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल थीटा है, तो ई का दो कंपोनेंट आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टली मिलेगा आपको ई कॉस थीटा, एंड वर्टिकली आपको मिलेगा ई साइन थीटा। हॉरिजॉन्टली आपको मिलेगा ई कॉस थीटा, एंड वर्टिकली आपको मिलेगा ई साइन थीटा। बट दिक्कत की बात यह है कि अगर इधर से भी एक थीटा रीजन इमेजिन करोगे, इधर से भी एक थीटा रीजन आप इमेजिन करोगे, और सिमिलरली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेंथ लोगे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई, और ये एंगल हो जाएगा मेरा थीटा, और उस एंगल का भी दो कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। उस एंगल का भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई कॉस थीटा, दूसरा होगा ई साइन थीटा। तो अभी देखो कि मैंने क्या लिया, पहले ये राइट सेक्शन से एक थीटा एंगल पे डी थीटा रीजन इमेजिन किया, और डी थीटा रीजन की वजह से एक मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो है मैंने नाम दे दिया ईओ ई। ठीक है, और ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड से भी थीटा एंगल पे जाओ तो फिर से एक सिमिलरली एक रीजन मिलेगा, छोटा सा रीजन मिलेगा डी थीटा रीजन मिलेगा। ठीक है, छोटा सा एक रीजन मिलेगा डी थीटा, और ये एंगल थोड़ा सा मुझे अच्छे से ड्रॉ करना है, रुको। ये जो थीटा एंगल है कुछ ऐसा होगा, थीटा एंगल, ये डी थीटा एंगल, थीटा दूर पे फिर से डी थीटा एंगल, तो डी थीटा एंगल की वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ई क्यों लिया, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो अगर मेरे पास चार्ज बराबर है और डिस्टेंस तो सबका आर ही है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर ही होगा, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, पर डायरेक्शन बराबर नहीं होगा, डायरेक्शन होगा
रेडियली आउटवर्ड। को बोला था ना कि मेरे फिर से DQ DL लेंथ लिया, इसके केस में DL लेंथ लिया, इसके केस में भी DL लेंथ लिया, और DL लेंथ को हम लिख सकते हैं RD थीटा। तो RD थीटा रीजन पे दोनों के केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए मीडियम सेम होना चाहिए। तो सेम मीडियम पे रखा है, ऐसा नहीं कि आधा वाटर पे आधा एयर पे रखा, दोनों को सबको एयर पे रखा, सबको सेम चार्ज दिया, सबको सेम, आपको डिस्टेंस तो सबका सेम है क्योंकि ये सर्कुलर रीजन है, सॉरी सेमी सर्कुलर रीजन है। सो दैट इज व्हाई E का दो कंपोनेंट मिलेगा, एक होगा E cos थीटा, दूसरा होगा E sin थीटा। तो आप देख सकते हो कि E cos थीटा कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नलीफाइड, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है E cos थीटा, और E sin थीटा कंपोनेंट एड अप हो रहा है, E sin थीटा कंपोनेंट एड अप हो रहा है। तो इसको हम इसको हम E नहीं बोल के DE बोल सकते हैं, क्योंकि ये DQ चार्ज के लिए है, तो इसीलिए इसको हम DE बोल सकते हैं, क्योंकि E मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लास्ट में E बोलेंगे, ठीक है, इसको D से डिनोट करते हैं, D। तो मेरा टोटल DE नेट कितना होगा बताओ? DE नेट हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 2D sin थीटा, तो हो जाएगा मेरा 2D sin थीटा, और D का वैल्यू होता है, आपको अगर पता होगा कि 2K DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर sin थीटा, 2K DQ R स्क्वायर बाई sin थीटा। अच्छा, इसको फील्ड को हमने नाम दे दिया R, डिस्टेंस को हमने नाम दिया था R। तो फिर से हमें सेम चीज दोबारा देखना है कि DE नेट विल बी इक्वल्स टू 2K, DQ की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा और D थीटा sin थीटा बाई R स्क्वायर, और लिख सकते हैं DE नेट विल बी इक्वल्स टू 2K लैम्डा sin थीटा D थीटा बाई R, ठीक है, 2K लैम्डा बाई sin थीटा D थीटा बाई R, ठीक है। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन कहां से होगा? हमने ये एंगल थीटा लिया था, थीटा 0 से लेके थीटा तक गए थे, तो हमें अगर पूरा रीजन लेना है तो हमें क्या करना होगा बताओ? 0 से लेके पूरा रीजन तक जाना पड़ेगा, मतलब 0 से लेके हमें पाई तक जाना पड़ेगा, 0 से लेके पाई तक जाना पड़ेगा, तो अभी हमें पूरा सर्कुलर रीजन का तो केसेस मिलेगा, यस और नो, पूरा केसेस मिलेगा 0 से लेके पाई तक जाने के बाद, ठीक है। तो तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2K लैम्डा बाई R sin थीटा D थीटा का इंटीग्रेशन होगा 0 टू, एंगल पहले था 0 और ये हमने माना कितना? हमने माना था पाई बाई 2। देखो हमने पाई बाई 2 क्यों लिया बच्चों? एक चीज देखने की लायक बात है कि हमने दो एंगल कंसीडर किया था। हमने पाई बाई 2 क्यों लिया था, ये चीज एक बार देख लो। हमने पाई बाई 2 क्यों लिया था, एक चीज हमें ध्यान से देख लो कि हमने दो एंगल कंसीडर किया था, इधर से भी थीटा लिया था, इधर से भी थीटा लिया था, तो एक दूसरे को जो नालीफाई कर रहा था उसका मेन एडअप कंपोनेंट को ले लिया और नालीफाइड कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर दिया, बातिल कर दिया, उसको खाते से निकाल दिया। तो मेरा जो एडअप कंपोनेंट हुआ वो किसकी वजह से? इधर का एक कंपोनेंट, इधर का एक कंपोनेंट की वजह से। तो ये फिगर अगर सिमेट्रिक है तो इस कंपोनेंट को हमने दो बार ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से पाई तक जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें जरूरत है 0 से लेके पाई बाई 2 तक जाने का, 0 से लेके पाई बाई 2 तक जाने का, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है और हमने इसको एक बार कंसीडर किया है, इसको एक बार कंसीडर किया है। तो हर एक केस में जब आप 2e sin थीटा लेंगे तो इसका एक पोर्शन लेंगे, इसका भी एक पोर्शन लेंगे, मतलब दोनों पोर्शन का भी एक एक पोर्शन हमने लिया। तो दोनों अगर 0 से लेकर पाई तक जाएंगे तो दोनों पोर्शन को हम डबल करके ले लेंगे ना। तो इसीलिए हर एक पोर्शन को लेने के लिए, एक एक बार लेने के लिए हमें 0 से लेकर पाई बाई 2 तक जाएंगे। इसका मतलब हमने ऑलरेडी इसका फिगर को 2 बार ले लिया, क्योंकि ये जो हम कंसीडर कर रहे थे थीटा, उस केस में एक एक चीज को हमने दो बार ले लिया, तो एंगल को हमें हाफ करना पड़ेगा जस्ट सो दैट हमें टोटल एंगल एक एक बार करके ले ले, टोटल हर एक पोर्शन को एक एक बार करके ले, इसीलिए हमें 0 से लेकर पाई बाई 2 तक जाना पड़ेगा, नॉट पाई। तो ये चीज एक बार ध्यान से देखना कि पाई बाई 2 तक हमने क्यों गया, पाई तक क्यों नहीं गया।
क्योंकि हमने इस पोर्शन को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो अगर पाई तक जाएंगे तो इस पोर्शन को हमें दोबारा से कंसीडर करना पड़ेगा। तो दोबारा से कंसीडर करना पड़ेगा एक ही चीज, दोबारा को तो एक इंटीग्रेशन, मेरा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी चूज 0 से एंगल पाई बाई 2। अगर ये डी साइन थीटा को हम एक बार लेते तो उस केस में हमें दो बार पूरा 0 से लेके पाई तक जा सकते थे। तो ये चीज को थोड़े अगर प्रॉब्लम है तो ये चीज मुझे दोबारा से बताना व्हाट्सएप पे, और ये मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सही जगह पे समझ में नहीं आया, फिर से इसका एक अलग से वीडियो बना के इसका सॉल्यूशन दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पॉज करके हर एक चीज को ध्यान से लिख लो। एक बार फिर से इंटीग्रेशन को हम ड्रॉ करके इंटीग्रेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो d will be equals to d net will be equals to 2k lambda by r इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin थीटा d थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो ये मेरा हो जाएगा 1। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा मेरा 2k लैम्डा बाई r। अब लैम्डा का वैल्यू होता है q बाई पाई आर, लैम्डा का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है q बाई पाई आर। तो इस फॉर्मूला को भी हम लिख सकते हो, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2k लैम्डा बाई r, और ये फॉर्मूला को भी लिख सकते हो 2kq बाई पाई आर इंटू आर, 2kq बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2kq बाई पाई आर स्क्वायर। ये है मेरा डी नेट का इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट विल बी इक्वल्स टू डी नेट का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। तो ये है मेरा फॉर्मूला। ये जो मेरा एक सेमी सर्कुलर रीजन की वजह से उसका सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला एक फिगर के लिए जो उसका सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक है, तो इस केस में हमें एक चीज कंसीडर किया कि 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा क्या होता है। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, व्हिच विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो 0। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो ये कॉस पाई बाई 2 होता है 1 0 और कॉस 0 होता है 1, माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 2k लैम्डा बाई आर। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाला लैम्डा एक फिगर दिया गया है, वो एक सर्कुलर आर्क है इस जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू प्लस क्यू, रेडियस है इसका r। ठीक है, रेडियस है इसका r एंड ये जो एंगुलर एंगल है, जो एंगल ये जो सर्कुलर आर्क का जो दो एंड पॉइंट से जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किए हैं वो एंगल है अल्फा। ठीक है, तो मैंने पहले एक सेमी सर्कल लिया था, सेमी सर्कल का एंगुलर जो एंगल सेंटर पे वो जो सबटेंड होता है वो होता है पाई होता है 180 होता है। तो 180 की जगह हमने एक जनरल इक्वेशन ले लिया अल्फा। तो इसका अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो इससे अगर कोई भी अगर चीज आपके सामने आए तो उसका आंसर हम दे सकते हैं। कोई भी अगर फिगर, जैसे कि कोई सर्कुलर आर्क का ये बीच का लेंथ सेमी सर्कुलर ना देके 60 डिग्री दे दिए हो, तो उस केस में जेई में आता है कि उस केस में उसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो आप देख के ही बता सकते हो, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, एक बार फिर से देख लो कि इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो फॉर्मूला का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो हमने फिर से मान लिया कि
एक बड़ा सा करके एक फिगर, इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपके जानकारी के लिए, सुविधा के लिए। और ये जो मेरा लेंथ है इसको हमने नाम दे दिया अल्फा, ठीक है। तो टोटल अगर लेंथ अल्फा है, टोटल अगर एंगल अल्फा है, तो ये दो अल्फा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेरा अल्फा बाई 2, दूसरा ही मेरा है अल्फा बाई 2। तो अगर ये फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये फिगर को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, एक को मिलेगा अल्फा बाई 2, एक को मिलेगा अल्फा बाई 2। तो ये जो सेंटर का लाइन है, जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से थीटा दूर पे हमने एक छोटा सा रीजन ले लिया है, छोटा सा लेंथ रीजन ले लिया है, वो है मेरा डी थीटा। फिर से जैसे हमने किया था डी थीटा लेते हैं, ठीक है, डी थीटा लेते हैं, और ये डी थीटा की वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डीई होगा, जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल करेगा। आप देखो ये मैंने ये वाला एंगल लिया था, तो वर्टिकल के साथ ये वाला थीटा एंगल करेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो, जैसे मैंने लिया था ये हॉरिजॉन्टल इस इधर से एंगल लिया था, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा हुआ था, और इस केस में मेरा वर्टिकल एंगल हो जाएगा थीटा। सिमिलरली अगर इधर से भी एक थीटा वाला रीजन लोगे, तो सिमिलरली थीटा वाला रीजन की वजह से ये जो मेरे सेंटर पे जो ये आएगा, मेरे सेंटर पे जो आएगा, तो वो हो जाएगा मेरा, इधर भी थीटा एंगल पे डीई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा डीई, ठीक है। तो आप एक देखो, इसका दो कंपोनेंट है, एक होता है डी कॉस थीटा, एक होता है डी साइन थीटा। तो ये होगा डी का साइन थीटा, ये होगा डी साइन थीटा, ये होगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दोनों डी था, डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर हमने ये जो इसको छोटा सा लेंथ क्यों लिया, क्योंकि इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने के लिए, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो ये जो मान लिया कि ये वाला लेंथ है मेरा डीएल लेंथ पे चार्ज है मेरा डीक्यू, और यूनिट लेंथ पे मेरा चार्ज है डीक्यू बाई डीएल, और डीक्यू बाई डीएल को ही हम लिख सकते हैं आर डी थीटा। क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, क्योंकि मेरा रेडियस है आर डी थीटा, और इसको ही हम बोलेंगे लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू होता है, अगर टोटल चार्ज मेरे पास क्यू है और टोटल एरिया है मेरे पास मान लो एल, टोटल एरिया है मेरे पास एल, तो मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरा हो जाएगा, टोटल लेंथ को मैंने मान लिया लैम्डा, ठीक है। तो मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज भी निकल सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसीलिए हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही रखने देते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही रखने देते हैं। तो मेरा डीई क्या हो जाएगा बताओ, डीई हो जाएगा मेरा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो ये वाला रीजन की वजह से मेरा जो डी क्यू, ये जो छोटा वाला चार्ज है डी क्यू की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिला, वो है मेरा डीई इक्वल्स टू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, और ई हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी, ठीक है, ई वेक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन का डी इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी थीटा बाई आर, तो हो जाएगा मेरा के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अच्छा, के लैम्डा बाई डी हमें लिखा है डी कॉस थीटा, सॉरी डी नहीं लेना था, डी कॉस थीटा लेना था, 2d cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos थीटा। तो के लैम्डा बाई आर, अच्छा d का वैल्यू होता है के लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2 cos थीटा और उसके साथ d थीटा, ठीक है, उसके साथ d थीटा। देखो ये कैसे हुआ, d का वैल्यू था, d का वैल्यू होगा ये इस डायरेक्शन पे होगा के लैम्डा आर बाई आर स्क्वायर डी थीटा, और के लैम्डा डी थीटा बाई आर, के लैम्डा डी थीटा बाई आर ई का वैल्यू। पर डायरेक्शन वाइज हम अगर देखेंगे के लैम्डा डी थीटा बाई आर, अगर डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये डायरेक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, फिर से पहले की तरह डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा दो जगह से आ रहा है, एड अप हो रहा है, तो हम लेंगे 2d cos थीटा, 2d cos थीटा, पर d के वैल्यू क्या है के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा, और इसके जगह 2 cos थीटा ऐड हो गया,
तो इंटीग्रेशन हम किधर से करेंगे, फिर से वही प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन हम करेंगे फ्रॉम 0 टू अल्फा बाई 2, 0 टू और अगर हम इधर से लेंगे तो करेंगे अल्फा बाई 2 टू 0, ठीक है, अल्फा बाई 2 टू 0, और हम बोल सकते हैं कि सॉरी 0 टू अल्फा बाई 2, 0 टू अल्फा बाई 2। अगर हम cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा हो जाएगा वो अच्छा, हमने इस एंगल को नेगेटिव लिया था ना, जीरो, इसको जीरो लिया, इसको अल्फा बाई 2 लिया, तो इसे इसके लिए आगे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, साइन इसके लिए आगे माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने लिया था थीटा, थीटा बेसिकली इधर से था और थीटा को देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो थीटा क्लॉकवाइज 0 से लेकर पाई बाई 2 जा रहा है, इसीलिए क्लॉकवाइज को हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं, तो दैट इज व्हाई इसका आगे एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, ई का वैल्यू मेरा पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू से हम कैसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वैल्यू का खास बात क्या है, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, इस वैल्यू का खास बात क्या है, ये मेरा अल्टीमेट फॉर्मूला है कि अगर कोई भी अगर आपको एक अल्फा ऐसा एंगल वाला एक सर्कुलर आर्क हमको दे दे, तो उसके केस में सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड होता है 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2। ये वैल्यू को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, इस वैल्यू को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर को बहुत सारा क्वेश्चंस के आंसर डिपेंड करता है। तो अभी इसको पॉज करो, नोट बनाओ, इंटीग्रेशन कहाँ प्रॉब्लम है, इधर माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं, और इधर cos थीटा डी थीटा क्यों लिया, क्योंकि दो कंपोनेंट में मैंने पहले डिवीजन कर दिया था, इसका दो कंपोनेंट है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो और उल्टी दिशा में दोनों फोर्स अगर दोनों वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट होता है 0, और दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों का रिजल्टेंट होता है डबल, तो मैंने डबल वेक्टर को ले लिया। यही सब सारा जगह पे अगर एक एंगल चूज करोगे तो यही एंगल मुझे वेरी करेगा, उस एंगल को हमने इंडिकेशन करके उस एंगल को हर एक का केस के लिए उस एंगल को इंडिकेट किया, तो इंडिकेशन का वैल्यू मुझे ये मिला। तो इससे हमें पता चलता है कि टोटल एक अल्फा सब्सटेंड करने वाला एक अगर मेरे पास सर्कुलर आर्क है तो उससे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आता है तो उसका वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाई r sin अल्फा बाई 2। अब इस वैल्यू का आपको याद रखने में क्यों बोल रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए, इस वैल्यू को आप याद रखने क्यों बोल रहा हूं, इस वैल्यू को फिर से याद रखने क्यों बोल रहा हूं, एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ये जो वैल्यू हमारे पास आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है क्योंकि इससे आप कोई भी एंगल का अगर कोई भी सर्कुलर आर्क दे दे तो हमको उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार किया था कि सेमी सर्कुलर केसेस में मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, वो होता है मेरे पास, तो सेमी सर्कुलर केस में जो अल्फा का वैल्यू होता है वो होता है पाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करो, ई का वैल्यू हो जाएगा फॉर सेमी सर्कल के ऊपर चार्ज रखा हुआ है तो ई हो जाएगा मेरे पास 2k लैम्डा बाई 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा मेरे पास 2k लैम्डा बाई r, हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r, ठीक है, 2k लैम्डा बाई r। तो फिर से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा सेमी सर्कल से। अगर मान लो सर्कुलर आर्क है, पूरा सर्कल है, तो अगर अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई तो हो जाएगा ई का वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r साइन 2 पाई बाई 2, हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा सर्कुलर रीजन है, देखो ये मेरा जो सर्कुलर रीजन है, ठीक है, ये मेरा जो सर्कुलर रीजन है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से इस तरफ, इस चार्ज की वजह से इस तरफ, ऐसे ऐसे करके चारों दिशा में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस विल गेट कैंसिल आउट एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। आपको देख सकते हैं कि कोई भी सर्कल का सर्कुलर रीजन, सर्कुलर चार्ज बॉडी के केसेस में सर्कुलर अगर रिंग ले लिए आप, सर्कुलर रिंग, उसके सेंटर पे चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये चीज भी याद रखना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of a
सर्कुलर at the center of a circular ring is 0. Net electric field at the center of a circular ring is 0. ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज याद रखना। अच्छा, अगर कोई भी अगर मान लो अगर बोल दिया जाए कि एक सर्कुलर रिंग जिसका अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, तो इधर पाई की जगह लिख सकते हो पाई बाई 3 और ये हो जाएगा पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। तो वो मैं बार बार एक ही चीज बार बार देख बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू अल्टीमेटली यही आएगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है पता है, इससे आप कोई भी सर्कुलर रिंग का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एट सेंटर पे कितना होगा वो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज को आप एक बार ध्यान से देख लेना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। थैंक यू। हेलो, एक चीज मैंने बताना भूल गया, वो है अगर आपके पास एक क्वार्टर सर्कल हो, मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर मान लो कि आपके पास जो ये जो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये होता है मेरे पास क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल के केस में ई का वैल्यू होता है 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन पाई बाई 2 इंटू 2, तो ये हो जाता है पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है कितना, 1 बाई रूट 2। तो k रूट 2 और 1 बाई रूट 2 काट के आ जाएगा रूट 2 k लैम्डा बाई r, रूट 2 k लैम्डा बाई r। तो ये मेरे पास होता है क्वार्टर सर्कल के लिए, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज को भी आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के ऊपर चार्ज सिचुएटेड है, ठीक है, वायर के ऊपर। तो उसके ऊपर एक पॉइंट है P, वायर के ऊपर हमने देखा था कि एक अगर स्ट्रेट स्टिक है उसके एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि उस एक्सिस के ऊपर नहीं, एक परपेंडिकुलर लेंथ पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे P पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना, देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये P पॉइंट से ये वाला जो एंड पॉइंट P से टच करवाओ, तो ये वाला जो एंगल हुआ वो है मेरा θ1, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है मेरा वो है मेरा θ2, ठीक है। ये वाला एंगल है मेरा θ1 एंड ये वाला एंगल है मेरा θ2, ठीक है। तो ये है मेरा एंगल सबटेंडेड विद द एंड पॉइंट्स एंड P एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। Angle subtended by the line joining the end point of the wire and the point P and the line, ठीक है, इस θ1। तो ये चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक है फिर से एक, मान लो कि ये चार्ज इधर से एक डिस्टेंस A पे, ठीक है, A डिस्टेंस के दूरी पे एक पॉइंट है मेरे पास P। अब मान लो कि इस पॉइंट से L डिस्टेंस दूर पे, इस पॉइंट से L डिस्टेंस दूर पे एक dl लेंथ का एक छोटा सा लेंथ हमने कंसीडर किया। तो अब उस लेंथ एक्चुअली उस लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा, dl इतना छोटा चार्ज है कि अगर dl लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा dq, हमने अगर एज्यूम कर लिया dq, तो वो चार्ज को हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक dl चार्ज की वजह से, dl लेंथ की वजह से इधर ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको हमने नाम दे दिया E, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया E। और ये जो लाइन है ये इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, ये इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब E का दो कंपोनेंट है, E का दो कंपोनेंट है, एक है E पैरेलल, E पैरेलल मतलब ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल, ये वेक्टर कंपोनेंट है इसलिए इसको बोलेंगे E पैरेलल, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर क्योंकि स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमारे पास है, देखो इस केस में भी लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब लैम्डा कांस्टेंट होगा।
तो लैम्डा का वैल्यू हमने दो डेफिनेशन बोला था लैम्डा का। लैम्डा होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और लैम्डा का एक और डेफिनेशन भी है, छोटा सा स्मॉल चार्ज डी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डीएल। ठीक है, तो मान लो कि ये डिस्टेंस है r, ये वाला डिस्टेंस को हमने ले लिया r, ये है a, ये है l। ठीक है, तो अब बताओ E जो वेक्टर होगा, E वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? E जो वेक्टर होगा, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कौन बताएगा? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड हिल गया था। E वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा k, ये जो मान लो कि ये जो dl लेंथ पे जो चार्ज था dq, k dq बाई r स्क्वायर, k dq बाई r स्क्वायर। अब d को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, d को आप दो पार्ट में, dq को दो पार्ट में डिविजन कर सकते हो। एक होगा लैम्डा dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब बताओ l भी वैरी कर रहा है, l तो वैरी कर रहा है, r भी वैरी कर रहा है, थीटा भी वैरी कर रहा है। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जैसे कि हर एक वेरिएबल को हम एक वेरिएबल पे कन्वर्ट कर पाए, तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे ना। तो इसको हमने d क्यों लिखा, सॉरी इसको हमको d लिखना है क्योंकि ये एक छोटा सा चार्ज है, इसीलिए इसको आप d लिखेंगे। ठीक है, अब टोटल जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद टोटल चार्ज की वजह से जो जितना फील्ड आएगा उसको हम पूरा E लिखेंगे। फिर ये छोटा सा चार्ज dq की वजह से जो फील्ड आएगा उसको हम बोलेंगे d, छोटा चार्ज छोटा फील्ड, d और ओके। तो d वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, निकालने के लिए हमें एक इस ट्रायंगल का देखो अच्छे से, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में एक वैल्यू है l। ठीक है, ये वाला लेंथ है l कंसीडर किया हमने, और ये है मेरा r, ये है मेरा a, तो ये एंगल है थीटा। तो हम बोल सकते हैं l बाई r इक्वल्स टू tan थीटा। बोल सकते हैं l बाई r इक्वल्स टू cos थीटा, सॉरी l बाई r इक्वल्स टू sin थीटा, l बाई r इक्वल्स टू sin थीटा, और l बाई a इक्वल्स टू tan थीटा, l बाई a इक्वल्स टू tan थीटा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप किसी भी पॉइंट के ले लो, इस P से इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस विल वैरी, किसी भी पॉइंट ले लो, ये ऑल डिस्टेंसेस विल वैरी, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम a को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखो l इक्वल्स टू a tan थीटा। ठीक है, तो हम दोनों तरफ dl d थीटा कर देंगे, क्योंकि इस केस में इस फॉर्मूला पे, इस इक्वेशन पे a कांस्टेंट, l भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल, l वैरी कर रहा है साथ ही साथ थीटा भी वैरी कर रहा है, तो हम लोग d d थीटा कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन से सुविधा मुझे क्या मिला? dl थीटा इक्वल्स टू आ गया a sec स्क्वायर थीटा, और dl a sec स्क्वायर थीटा, dl d थीटा आ गया मेरा a sec स्क्वायर थीटा। तो ये चीज को आप ध्यान से देखो, और dl की जगह हम लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dl की जगह लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और एक चीज देखो इधर से, और एक चीज देखो, ये चीज को भूल जाओ, a बाई r इजिकल्स टू लिखो साइन थीटा, a बाई r इक्वल्स टू लिखो cos थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तीनों अगर कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें टू वेरिएबल चाहिए। अब देखो a इक्वल r इक्वल्स टू क्या होता है? a sec थीटा, r की जगह लिख सकते हैं a sec थीटा, एंड dl की जगह लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे r इक्वल्स टू a sec थीटा। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गया, एक r का वैल्यू मिल गया, इधर r पुट करने के लिए एक dl का वैल्यू मिल गया, एक थीटा, देखो सब चीज मिला, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एंगल के रिस्पेक्ट में। ये सब करके हमें क्या फायदा हुआ एक बार देख लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं, देखो
डी इक्वल्स टू के लैम्डा डीएल के जगह लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ए सेक थीटा होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा काट गया तो के लैम्डा बाय ए डी थीटा आ गया, के लैम्डा बाय ए डी थीटा आ गया। ठीक है, देखो के लैम्डा बाय ए डी थीटा आ गया। तो ये मेरा डी का मैग्नीट्यूड मिला। तो अब इसको हम ऐसे तो रख नहीं सकते क्योंकि डी थीटा है, तो हमको इधर देखो कोई भी कंपोनेंट कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर थीटा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता तो उसका थीटा एग्जैक्टली अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता तो उसका जो ई का कंपोनेंट आता उसमें से ई पैरेलल कट जाता। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो, पर ये तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। दैट इज व्हाई कोई भी कंपोनेंट काटेगा नहीं। हमें दोनों को अलग अलग कंपोनेंट में डिवीजन करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है, और कोई भी दूसरा चारा नहीं है। तो हमें परपेंडिकुलर पहले हमें दो कंपोनेंट डिवीजन करना ही पड़ेगा, एक ई डी पैरेलल निकालना पड़ेगा और डी परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया कि d इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए डी थीटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो हम ये स्लाइड को इरेज कर रहे हैं, तो छोटा छोटा चीज जो चीज आपको ध्यान पे रखना है वो चीज एक बार फिर से मैंने सब कुछ लिख दिया है, कैसे ट्राइंगल पे लेके ये r इक्वल्स टू ए सेक थीटा, dl इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया, एक बार देख लो। और डी का जो वैल्यू है वो कोई काम का नहीं है क्योंकि डी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको कंपोनेंट डिवीजन करना पड़ेगा फिर कोई काम पे आएगा। तो हमें अभी कंपोनेंट डिवीजन करेंगे, उससे पहले इसको कॉपी कर लो पॉज करके। ठीक है, थैंक यू, ओके। d इक्वल्स टू, अच्छा जो फॉर्मूला हमारे पास अभी आया कि d इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए डी थीटा, के लैम्डा बाई ए डी थीटा, where a is the perpendicular distance between the wire and the point P। तो हम d को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, d को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक है d परपेंडिकुलर व्हिच इज कॉल्ड d cos थीटा। तो हमें अगर e परपेंडिकुलर चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ d की जगह लिख सकते हैं k लैम्डा बाई a cos थीटा d थीटा। अब बताओ कि ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा, मतलब लिमिट पुट करेंगे, उसके जगह क्या पुट करेंगे? ये देखो ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा कितना वैरी कर रहा है बताओ? ये परपेंडिकुलर लेंथ से ऊपर तक गया थीटा वन, थीटा वन कितना गया? एंटी क्लॉकवाइज थीटा वन गया, क्लॉकवाइज थीटा वन गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा टू गया। तो हम ये कर सकते हैं कि के लैम्डा बाई ए cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा टू से थीटा वन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और कर सकते हैं क्या? देखो हमें थीटा निकालने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का निकालने के लिए हमें पहले तो एक्स एक्सिस ये 0 डिग्री है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें कितना दूर जाना पड़ेगा बताओ? पहले जाना पड़ेगा हमें थीटा वन ऊपर तक जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा थीटा वन, फिर जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज थीटा टू। हमें एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि प्लस थीटा टू से माइनस थीटा वन, और प्लस थीटा टू से माइनस थीटा वन लिख सकते हैं, और माइनस थीटा टू से प्लस थीटा टू थीटा वन भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो किसी एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यही दिक्कत की बात है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे है। तो हमें एक के फाइंड करने के लिए हमें एक को जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। अब दोनों में से अगर एक को भी कांस्टेंट लोगे, एक को पॉजिटिव लोगे, दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने थीटा वन को पॉजिटिव लिया और थीटा टू को नेगेटिव लिया, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। ठीक है, आई थिंक इंटीग्रेशन आप सबको अच्छे से आता है। cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा
अब साइन थीटा का दो दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है साइन थीटा 1, लोअर लिमिट है साइन थीटा 2, आगे माइनस है तो माइनस माइनस पे हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग ई पैरेलल फाइंड आउट करेंगे। ई पैरेलल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज एक बार फिर से आप लोग एक बार पॉज करके ये चीज लिख लो कि हमें थीटा 1 को पॉजिटिव क्यों लिया, थीटा 2 को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि देखो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अब देख सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, या इसको अगर वाई एक्सिस मानो तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के एक मुझे इस एंगल को, इस लाइन को पाने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, तो दैट इज व्हाई हमारे पास केस आया माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, ठीक है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, ठीक है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। ओके, तो थीटा हमने लिया था कि किधर, देखो थीटा हमने लिया था इधर से ऊपर तक, ठीक है। तो दैट इज व्हाई थीटा हमने इसको पॉजिटिव थीटा लिया था, ये पॉजिटिव थीटा लिया था, तो इसको हमने पॉजिटिव थीटा माना था। तो थीटा 1 और थीटा सेम डायरेक्शन पे है, अगर थीटा को हमने पॉजिटिव माना था तो थीटा 1 भी पॉजिटिव, एवं थीटा 2 को पाने के लिए इसके उल्टे डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाई थीटा इज नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द बेसिक केस। इसके बाद हम लोग ई पैरेलल कंसीडर करेंगे। ई पैरेलल, देखो इसको फिर से पॉज करके एक बार फिर से नोट बना लो, उसके बाद हम ई पैरेलल पे जाएंगे, ठीक है। ई पैरेलल भी सेम है, ई पैरेलल विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, पैरेलल के लिए साइन थीटा कंपोनेंट, तो डी का वैल्यू है मेरे पास के लैम्डा बाई ए साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है के लैम्डा बाई ए। अच्छा, इंटीग्रेशन किधर से किधर तक होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं माइनस थीटा 2 से थीटा 1, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, सॉरी माइनस cos थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो मेरे पास हो जाएगा कितना, माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, आपको बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ के आना पड़ेगा, वरना फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज है, अगर किसी को इंटीग्रेशन का कुछ पता नहीं है तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं, ठीक है। आई थिंक इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है, फिर भी हमें एक बार करके दिखाना पड़ेगा। तो के लैम्डा बाई ये कांस्टेंट है, के लैम्डा बाई ये कांस्टेंट, तो साइन थीटा डी थीटा का मेरा इंटीग्रेशन होगा किधर से किधर, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, ठीक है। तो फिर से मेरे पास आ जाएगा के लैम्डा बाई ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, ये आपको याद रखना होगा, अपर लिमिट इज थीटा 1, लोअर लिमिट इज माइनस थीटा 2, अपर लिमिट इज थीटा 1, लोअर लिमिट इज माइनस थीटा 2, तो मेरे पास आ जाएगा के लैम्डा बाई ये देखो माइनस cos थीटा 1, ठीक है, अपर लिमिट हो गया माइनस cos थीटा 1 एंड लोअर लिमिट इज माइनस cos थीटा 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस cos थीटा 2, तो माइनस माइनस पे काट के हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो माइनस माइनस काट के मैं एक बार में लिख देता हूं प्लस, तो ऐसे मेरे पास आया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फिर से आप एक बार रिवीजन कर लेना, अगर जिसको समझ में नहीं आया, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। तो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। इसके बाद हम लोग दो फॉर्मूला आपको मिला, एक ई पैरेलल और एक ई परपेंडिकुलर, तो दो फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चंस हम लोग एक बार पूरा थ्योरी पढ़ ले, तो एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो फॉर्मूला, ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, एंड ई पैरेलल विल बी के लैम्डा बाई ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। ये दो चीज मेरे पास, दो फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, तो एक बार फिर से लिख लेना, ठीक है, फिर से लिख लेना ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। थैंक यू ना। ये वायर जो माइनस प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक गया है, तो उन केस में
जो मेरा ये एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा π/2। मगर एक बार इमेजिन करो कि वायर का लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और ये डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे आएगा, तो जब ये जितना देखो, जितना ये लेंथ बढ़ाओगे ये एंगल बढ़ेगा ना, जितना ये लेंथ बढ़ाओगे उतना एंगल बढ़ेगा ना, जितना ये लेंथ बढ़ाओगे एंगल भी उतना बढ़ेगा, ये एंगल भी उतना बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ाओगे तो और एंगल बढ़ेगा। तो जितना आप लेंथ बढ़ाते बढ़ाते जाओगे उतना ही मेरा ये वाला एंगल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और अगर इन्फिनिटी पे है तो ये एंगल मेरा हो जाएगा π/2। सो अगर एक चीज लिख लो कि इन केस ऑफ वायर्स विथ इनफाइनाइट लेंथ, in case of wires with infinite length, the angle θ1 and θ2, θ1 will be plus π/2 and plus π/2, plus π/2 हो जाएगा। तो हेलो बच्चों, तो इस केस में एक्चुअल में थीटा का वैल्यू -π/2 था, ठीक है, -π/2 था। तो हमने माइनस से प्लस कैसे किया? तो ओरिजिनल फॉर्मूले पे हमने देखा था कि ये एंगल को हमने लिया था -θ2, यस और नो, -θ2 लिया था, दैट इज व्हाई इट इज टर्न्स इनटू π/2। तो θ2 का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो क्या होगा, θ2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो π/2 आएगा, ठीक है। हमने डायरेक्शन को देखा था इसीलिए हमारे वैल्यू आया था π/2, पर एक्चुअल में अगर डायरेक्शन को ओमिट करते तो θ2 का वैल्यू आएगा π/2 एंड θ1 का भी वैल्यू आएगा π/2 आएगा। तो इधर जो फॉर्मूला है उधर क्या है, एक चीज ध्यान पे रखना, ये फॉर्मूला जब लिखोगे तो फॉर्मूला पे डायरेक्शन नहीं लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना। जब फॉर्मूला लिखोगे तो सिर्फ आपको लेना है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी प्लस माइनस करके हमें फॉर्मूला मिला है, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला लिखोगे, एक चीज याद रखना, जब ये फॉर्मूला लिखोगे तब ये साइन पे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। और जब थ्योरी लिखोगे, जो डेरिवेशन करोगे, तब ये वैल्यू पे हम प्लस माइनस लेंगे, पर जब फॉर्मूला करेंगे तो फॉर्मूला जो आया है वो फॉर्मूला ऑलरेडी प्लस माइनस बन के आ गया है, तो उसके बाद दोबारा प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ये गलती मैं थोड़ा सा कर रहा था, फिर मैंने देखा कि एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ भी होता है, तो मैंने खुद को ठीक किया और ये θ1 और θ2 दोनों ही हो जाएगा मेरे पास π/2। तो साइन π/2 हो जाएगा 1 एंड साइन π/2 हो जाएगा फिर से 1, तो 1 + 1 आ जाएगा 2k λ/a। ये चीज आप ये ध्यान पे रखना, ठीक है। ये सब चीजें आप एक अच्छे टीचर से ही मिल सकता है, क्योंकि आप सब चीजें तो बताएगा नहीं, ये सब चीजें डेरिवेशन करके छोड़ देगा कोई भी टीचर। तो किधर दिक्कत होगा, मेनली स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने में किधर दिक्कत होता है, स्टूडेंट लोग इधर साइन पे जाएगा, जैसे कि मैंने किया, ये जो -π/2 लिया, ये -π/2 ट्रू है, पर जब आप लोग फॉर्मूला पे जो θ1 और θ2 का वैल्यू पुट करेंगे तब हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी वो ले चुके हैं, इस ले चुकने के बाद ही ये फॉर्मूला बन के आया है ऐसा। तो फॉर्मूला होने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का वैल्यू लेंगे, फॉर्मूला होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लस माइनस का वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने फॉर्मूला का ध्यान से लिखना है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ θ1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ θ2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ θ2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ θ1, ठीक है। ये होगा मेरा राइट फॉर्मूला। इस चीज से हमें पता चला कि ये होगा मेरा राइट फॉर्मूला, पर ये चीज हमें बुक में नहीं मिलेगा कि मैग्नीट्यूड पुट करना है, नो साइन पुट करोगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आप कॉन्सेप्चुअली भी देख सकते हो कि ये चीज अगर ये वायर बहुत बड़ा है तो ये P पॉइंट हो जाएगा ऑलमोस्ट उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक E इधर आएगा, इधर आएगा। अगर मैं एंगल को थीटा लिया, ये एंगल को थीटा लिया, तो देखो इसके दो कंपोनेंट, इसका भी दो कंपोनेंट, तो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे का ऑपोजिट में आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कंपोनेंट रहेगा, तो रहेगा कौन सा, E परपेंडिकुलर। देखो E परपेंडिकुलर रह गया, E पैरेलल कट गया। ऐसा ही होता है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कुछ चीज रखोगे तो अगर सिमेट्रिक फिगर आएगा तो एक चीज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली काट जाता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो अभी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज खत्म हो गया, नेक्स्ट दिन हम लोग इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे, और एक लेक्चर में आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा,
कुछ कुछ एक्सटेंडेड बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरी टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये सब चीजें भी बाकी है, धीमे धीमे करके ये सब चीजें भी देखेंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज जो होमवर्क दे रहा हो वो होमवर्क प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, सॉल्व करके लिखो। जो 9-10 के बच्चे हैं वो देख रहे हैं, वो भी अगर 11 का प्रिपेयर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी बड़े टीचर का लेक्चर अटेंड करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरा लेक्चर पहले देखो, क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ जैसे कि बड़े बड़े टीचर्स होता है यूट्यूब पे, वो क्या करता है, वो बहुत सारा चीज 1 घंटे में डालने की कोशिश करता है। उस केस में क्या होता है कि बहुत सारा टॉपिक छूट जाता है, मतलब बीच बीच में जो चीज बोलना चाहिए बच्चों को समझने के लिए वो नहीं समझ में आता। मुझे पता है, मैं भी उसका लेक्चर फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरा लेक्चर देखो, बाद में उसका लेक्चर देखो, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मेरे जो भी चीज मेरे होमवर्क में बताया वो चीज सॉल्व करो प्लीज, तभी आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। थैंक यू।